आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपना दिशा परिवर्तन करता है या अपने दिशा से भटकता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे हमारा है प्रकाश की चाल क्या है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा वायु प्रकाश तो विरल माध्यम है। वायु जो होता है हमेशा विरल माध्यम होता है अन्य किसी भी माध्यमों की अपेक्षा। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश तो सघन माध्यम है, क्योंकि कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश तो विरल माध्यम है। वायु की अपेक्षा कांच प्रकाश तो सघन माध्यम है, या कांच की अपेक्षा वायु प्रकाश तो विरल माध्यम है। इस जो भी टॉपिक अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं आप इसको ध्यान में रखिएगा। इससे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है, यानी कि जिसका घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए, फिर बढ़ते हम आगे। शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। प्रकाश की किरण वायु से कांच, यानी कि यहाँ पे आप वायु जो देख रहे हैं विरल माध्यम है और जो कांच है वो सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाता है। यानी कि वायु से दूसरे माध्यम में यानी कि कांच में जाने पर प्रकाश जो होता है अविलंब की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अविलंब से दूर हटता है। फिगर में आप देखिए, डायग्राम से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे अविलंब है, ठीक है, और एक अविलंब हमारा, जब आपतित किरण इस बिंदु पर पहुंचती है यानी इस तल पे पहुंचती है तो यहाँ पे ये क्या होती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे अविलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन फिर जब कांच से ये वायु में प्रवेश करती है तो ये अविलंब से यहाँ पे दूर जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी कि यहाँ पे कोई अपवर्तनांक नहीं होता है। यहाँ पे जब बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे आपतित किरण आएगी तो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे ही उस माध्यम बाहर निकल जाएगी। अब अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के कहते हैं। यानी अपवर्तनांक क्या होता है? कोई भी माध्यम हो, जैसे कि मान लेते हैं माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि n इक्वल टू होता है C/cm। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो आपको पता है शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जब इसको कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5, यानी कि हमारा कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1.5 अर्थात 2/3 गुना होती है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये हमारा हो गया आपतित किरण और ये हो गया हमारा निर्गत किरण। इसके बीच का जो दूरी होगा
यही हमारा क्या कहलाएगा, पार्श्विक विस्थापन। इसको हम लोग छोटा डी से सूचित करते हैं। अब है अपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। n2n इक्वल टू n2/n1। माध्यम 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक और नीचे का जो है माध्यम 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं n2। अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो 2 नंबर में आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है। यानी ये हो गया हमारा आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण। एक हमारा माध्यम है विरल और एक माध्यम है कांच सघन माध्यम। आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं, अपवर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। यानी कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू जाएगा एक नियतांक, या साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू हो जाएगा n2 1, या साइन आई इंटू साइन आई बटा साइन आर n2/n1, या n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। इसे ही स्नेल के नियम का सम्मित रूप कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रिज्म क्या होता है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो किसी भी कोण पर दो फलक जो झुका रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, यही हमारा प्रिज्म है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोण हो गया, इस पे दो सतह झुके हैं, सतह 1 और सतह। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश का आवागमन इनके जिन दो फलकों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी कि प्रिज्म पर एक पे प्रकाश आएगा और दूसरे से जो निर्गत होगा, निकलेगा, वही हमारा क्या करता है, कहलाता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते चलो, यहाँ पे लिखा भी है कि A डैश B डैश बी ए डैश C डैश सी ए, ये सब क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी A और A डैश हमारा क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। यानी कि हमारा A डैश जो है यहाँ पे प्रिज्म का कोण हो जाएगा। प्रिज्म की मुख्य काट किसे कहते हैं, तो अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म के मुख्य काट कहते हैं। यानी कि B डैश C डैश सी भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म की मुख्य काट हो जाएगा। अब है विचलन का कोण। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। हमारा यहाँ पे ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। इसके जो बीच का कोण है यही हमारा क्या कहलाएगा, विचलन का कोण कहलाएगा। अब प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा। यानी प्रिज्म का जो कोण होगा, जो बाहर निकलेगा, अगर उसका मान ज़्यादा होगा तो हमारा विचलन कोण का भी मान ज़्यादा होगा। लेंस किसे कहते हैं, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस जो हमारा होता है वह एक पारदर्शक टुकड़ा होता है जो
दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के बीच घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक हमारा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा जो बीच का भाग होता है वह मोटा होता है। अवतल लेंस में मध्य की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है वो पतला होता है, यानी कि इसका किनारा मोटा होता है। उत्तल लेंस के विभिन्न रूप होते हैं। सबसे पहला है उभय उत्तल, जिसके दोनों तल उत्तल हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके दोनों तल क्या है? उत्तल है। एक है समतल उत्तल, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या हो? उत्तल हो। एक होता है अवतल, जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल भी क्या हो? दूसरा तल क्या हो? उत्तल हो। अवतल लेंस के भी विभिन्न रूप होते हैं। एक होता है उभया अवतल, जिसके दोनों तल अवतल हो। हमारा दूसरा है समावतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या हो? अवतल हो। और एक होता है उत्तावतल, जिसका एक तल उत्तर और दूसरा तल क्या हो? अवतल हो। वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारा कहते हैं। अब है हमारा उत्तल लेंस। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। आप यहाँ पे देखिए C1 C2, ये हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, और C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। वैसे ही अवतल लेंस देखिए, C1 और C2 को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, और C1 और C2 में को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब प्रकाश केंद्र क्या है? पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। इसे ओद के द्वारा सूचित करते हैं। तो आप लोग दोनों लेंसों में देखिएगा, यहाँ पे बिंदु ओ है, यहाँ पे बिंदु ओ है, यही हमारा प्रकाश केंद्र कहलाता है। अब है फोकस क्या है? लेंस के फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। लेंस के फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी क्या होता है? लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसे छोटा f के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि लेंस से लेके और फोकस के बीच का जो दूरी होगा वही फोकस दूरी कहलाता है। इसका कार्य उसी से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस जो होता है वो प्रकाश को एक बिंदु पर लाके मिलाता है, और अपसारी लेंस वो होता है जो प्रकाश को फैलाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का
प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। नोट: वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेंसों के लिए किरण की आरेख बनावट: जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगी तो प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। जब आपतित किरणें फोकस की दिशा में हो, जब आपतित किरण कहाँ पे हो? फोकस, जहाँ से फोकस गुजरता है वहीं से हमारा हो, कभी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती हुई प्रतीत होती है या निकलती है। अब जब आपतित किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में हो, अगर ये प्रकाश केंद्र की दिशा में होगी तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब: जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो? लेंस और फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि पॉइंट बी पर, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु रखा गया होगा। 2 नंबर में है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे हो? F1 पर स्थित हो, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे? देखो F1 यानी कि बिंदु, ये यानी कि हमारा ए बी क्या है? वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब हमारा वस्तु जो है 2F1 पर स्थित होगा तो हमारा प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। अब है जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब हमारा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। अब है जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा। अब है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना: जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब लेंस तथा F2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। 2 नंबर है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, अब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। उत्तल लेंस के लिए हम चिन्ह परिपाटी देखते हैं।
वस्तु की दूरी को हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, यानी u को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फोकस दूरी f हमारा पॉजिटिव होता है। वस्तु की जो ऊंचाई है वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। वास्तविक तथा उल्टा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव। अगर हमारा कंडीशन वास्तविक तथा उल्टा है तो प्रतिबिंब का दूरी हमारा v जो होगा पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 होगा या h डैश बोल सकते हैं, हमारा नेगेटिव होगा। अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होगा और प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं। वक्रता त्रिज्या r हमारा नेगेटिव रहता है, वस्तु दूरी u हमारा नेगेटिव रहता है, फोकस दूरी हमारा f नेगेटिव रहता है, वस्तु का जो ऊंचाई है वो हमारा पॉजिटिव रहता है। प्रतिबिंब का दूरी v हमारा नेगेटिव रहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई hi हमारा पॉजिटिव रहता है। अब है लेंस सूत्र। लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र के द्वारा बताया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। यानी लेंस के लिए वस्तु का दूरी u, प्रतिबिंब का दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र के द्वारा बताया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। हमारा लेंस सूत्र क्या होता है, हमारा लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए मैं आपको एक अलग क्लास लाऊंगा, लेंस सूत्र को कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, लेंस सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।